राजा का बेटा अब आगे से राजा नहीं बनेगा, अब आवाम का राज चलेगा। हम यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं जावेद खान साहब और खासकर उनके बेटे फैयाज खान साहब का जो पाप की कमाई है वो पाप की कमाई को छीनने के लिए एमएलए, मंत्री, एमपी, चीफ मिनिस्टर सब कुछ मिल जाने के बाद अब पानी नहीं ला पाए। अब क्या आपका नालायक बेटा जाके भारत का राष्ट्रपति बनेगा, उसके बाद तो में पानी आएगा? अरे बेटा फैयाज, जब हाथ में पुलिस नहीं रहेगा तब एक पेंसिल पकड़ने के लायक नहीं छोड़ेंगे तुमको, तुम बेटा तलवार चलाओगे। आपको ये कहने वाला हूं कि नेता के नाम से जिंदाबाद का नारा तोपशिया पिछले 26 साल से सुन रहा है। अब आवाम के नाम से जिंदाबाद बोलिए, अपने खुद के लिए जिंदाबाद बोलिए। अभी आवाम को जीना है, आवाम को आगे बढ़ना है। ये नेता मंच पे आके नेता का बेटा, नेता का पोता पोती, उन लोगों के नाम से जिंदाबाद देना तोपशिया में हमारे बुजुर्गों दोस्तों साथियों अब हमेशा के लिए भूल जाइए। राजा का बेटा अब आगे से राजा नहीं बनेगा, अब आवाम का राज चलेगा। मंच पे बैठे नेतागण और आप जो मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे बुजुर्गों दोस्तों साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हमारा जो मीटिंग इससे पहले होने वाला था वो गुलमार्ग में होने वाला था, वहां पे होना तय था। वो परमिशन को एम वक्त पे पुलिस को धमकी देके उस परमिशन को कैंसिल करवाया गया। तो मैंने पुलिस को फोन किया, मैंने बोला देखिए कल हम लोग मीटिंग करेंगे, तोपशिया में मीटिंग करेंगे और आपको जो करना है कर लीजिए। अगर कोई हमारा मीटिंग को रोकने के लिए आएगा तो फिर उसके आगे जिम्मेदारी आपकी होगी। तो उसी ने हम लोगों से आग्रह किया कि चलिए ऐसा हो गया है, अब वो लोगों ने भी परमिशन मांगा है। पुलिस कह रहा है कि उनका परमिशन हमसे पहले गया है, परमिशन का चिट्ठी हमें पता नहीं। चलिए दूसरा महीने के बाद हम लोग देखेंगे कि किसका चिट्ठी पहले गया था और उसके बाद हिसाब होगा। तो उसी ने बोला कि चलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप अपना मीटिंग साबगर्शी बस स्टैंड ऑटो स्टैंड के सामने कर लीजिए। मैंने बोला चलो ठीक है, वहीं पे कर लेते हैं। सवाल ये नहीं है कि हम कहां पे खड़े होकर बोल रहे हैं, सवाल ये है कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारा मंसूर क्या है, हमारा आगे का इरादा क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है और लक्ष्य को कैसे पूरा करना है। आपको पता है इससे पहले भी कुछ दिन पहले यहाँ पे मीटिंग हुआ तोपशिया में। जहां जहां ये मीटिंग हो रहा है, जहां भी मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, मैं सबसे पहला बात ये कह रहा हूं और यही हम लोगों का सबसे अहम बात है जो कि हम लोग कहना चाह रहे हैं। जहां तक हमारा माइक का आवाज पहुंच रहा है, तृणमूल कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता अगर हमारा बात नहीं सुन रहा हो तो उनसे हम कह रहे हैं, हम यहाँ पे तोपशिया में आए हैं, हम यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, कोई आम तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता का समर्थक का घर का रोटी छीनने के लिए नहीं है। हम यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं जावेद खान साहब और खासकर उनके बेटे फैयाज खान साहब का जो पाप की कमाई है वो पाप की कमाई को छीनने के लिए। और इस लड़ाई में बस जो बायमास के समर्थक है, जो कांग्रेस के समर्थक है, जो आईएसएफ के समर्थक है, वही नहीं, यहाँ पे जो आम तृणमूल कांग्रेस के समर्थक है, हम आप लोगों का भी साथ चाहिए, मुझे आप लोगों का भी साथ चाहिए, हम लोगों को आपके साथ का भी हमें उम्मीद है। आप हमारे साथ इस लड़ाई में खड़े हुए। आपको पता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे तोपशिया में। तोपशिया ने खान साहब को क्या नहीं दिया। आज जो वो राज्य के मंत्री है, 26 साल तक वो काउंसिलर थे, 26 साल तक या तो वो फिर उनकी बीवी फिर उनके बेटा काउंसिलर है, 15 साल से एमएलए है। तोपशिया ने उनको क्या नहीं दिया। लेकिन आज तो घड़ी आ गया है कि जब हम लोग ये हिसाब लगाएंगे कि क्या तोपशिया ने उनको क्या दिया, बदले में उन्होंने तोपशिया को क्या दिया, वो हिसाब लेने की घड़ी आज आ गया है। वो हिसाब आप लीजिए अगले 10 तारीख को। 26 साल से कोई काउंसिलर है, 15 साल से एमएलए है, राज्य के मंत्री है 10 साल से, यहां का एमपी उन लोगों का है। जब हमारा जो सरकार था, यहां पे दीपुदी बैठी है, बगल वाला जो वार्ड है वहां के काउंसिलर थी। तोपशिया में मीठा पानी नहीं आता था, उसको लेकर तोपशिया में आंदोलन होता था। मीठी पानी की मांग से लोग जाते थे काउंसिलर के पास। खान साहब तक काउंसिलर थे, वो क्या कहते थे आप लोगों को पता है, आप लोगों को याद है, कहते थे कि बगल वाले वार्ड में दीपुदास काउंसिलर है, वो वहां पे पानी का पैच बंद करके रखा है, तो इसलिए 67 वार्ड से 66 वार्ड में पानी नहीं आ रहा है। आज दीपुदास काउंसिलर नहीं है पिछले 5 साल से। आज आप लोगों का एमएलए, आप खुद एमएलए हो, आप मंत्री हो, यहां पे आपका बेटा काउंसिलर है, राज्य का सरकार आपका मुख्यमंत्री है, एमपी आपका है। आज क्यों पानी नहीं आ रहा है? आज पानी क्यों नहीं आ रहा है? काउंसिलर, एमएलए, मंत्री, एमपी, चीफ मिनिस्टर सब कुछ मिल जाने के बाद अब पानी नहीं ला पाए। अब क्या आपका नालायक बेटा जाके भारत का राष्ट्रपति बनेगा, उसके बाद तोपशिया में पानी आएगा? क्या दिया तोपशिया ने उनको, बदले में वो तोपशिया को क्या दे रहा है? वो मुझे सुनाई दिया कुछ दिन पहले, ये फैयाज खान यहाँ पे मीटिंग करके कहीं पे कह रहा था, मेरे पास एक
तोपशिया से कोई यहाँ का हमारा कोई साथी, वो हमारा कार्यकर्ता भी नहीं है, यहाँ का कोई आम इंसान है, उनका फोन आया कि दादा आज यहाँ पे फैयाज खान कह रहा था, मेरे घर के सामने मीटिंग हो रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने मुझे फोन किया, जाहिर सी बात है, वो अपना नाम मुझे बताया, बोला कि आप नाम मत लीजिएगा, नाम लेंगे भी नहीं, लेकिन हम आपसे ये वादा कर रहे हैं, आज लोग जावेद खान साहब के खिलाफ, फैयाज खान के खिलाफ मुझे फोन करके बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा नाम छुपाइए। 2 मई के बाद किसी को खौफ से अपना नाम छुपाना नहीं पड़ेगा। और सवाल बस ये नहीं है कि खान साहब को, फैयाज खान को क्रिटिसाइज करने के लिए नाम नहीं छुपाना पड़ेगा, खुलेआम क्रिटिसाइज करेगा, बस यही पे नहीं। 2 मई के बाद किसी को अगर मुझे भी क्रिटिसाइज करना हो, मुझे भी गाली देना हो, तो भी अपना नाम छुपाना नहीं पड़ेगा, खुल के सामने आके बोलेगा कि भाई तुमसे ये गलती हो रहा है, इसको सुधारो। वो माहौल हम बनाएंगे तोपशिया में, जो माहौल आज यहाँ पे देंगे। क्या जो बात पे कह रहा था, वो कह रहे थे कि मुझे मेरे घर के सामने मीटिंग हो रहा था, मेरे कान में आवाज आया, फैयाज खान बोल रहा है कि सद्दाम हुसैन जाने के बाद इराक का जो हाल हो गया, अगर मेरे वालिद साहब हार गए तो तोपशिया का वो हाल हो जाएगा। अरे बेटा फैयाज, अरे बेटा फैयाज, किसके साथ किसका नाम ले रहा हो बेटा? सद्दाम हुसैन के साथ अपना वालिद साहब का नाम ले रहे हो। सद्दाम हुसैन ने इराक में महिलाओं के लिए कॉलेज बनाया था, और यहाँ पे आपके वालिद साहब महिलाओं का जो कॉलेज का जमीन है, वहां पे इलीगल पार्किंग का सिंडिकेट चला रहा है। इसके साथ किसका नाम ले रहे हो? यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोग आज चुन्नू मियां के साथ जा रहा है, जो लोग आज सीपीएम के साथ जा रहा है, भाई मुआज के साथ जा रहा है, वैली में जा रहा है, 2 मई के बाद यहाँ पे अगर हम लोग जीत गए तो फिर यहाँ पे तलवार भी चलेगा, चाकू भी चलेगा, क्या क्या पता नहीं क्या क्या चलेगा। अरे बेटा फैयाज, जब हाथ में पुलिस नहीं रहेगा तब एक पेंसिल पकड़ने के लायक नहीं छोड़ेंगे तुमको, तुम बेटा तलवार चलाओगे। तोपशिया में आज से 5 साल पहले जब चुनाव हुआ, सलिंदा बोल रहे थे, आपको मुझसे बेहतर पता है, यहाँ पे आप जो लोग मेरे बात अभी यहाँ पे खड़े हो गए, बैठ के या दूर से भी मेरी बात सुन रहे हो, आप लोगों को मुझसे बेहतर ये पता है तोपशिया में 5 साल पहले वो क्या कहकर वोट मांगे थे। 5 साल पहले ही तोपशिया में ये माहौल था कि फैयाज खान की गुंडागर्दी से लोग उठ चुके थे, उनको हराना चाहते थे। 5 साल पहले घर घर जाकर क्या बोले, एक तो डराया धमकाया, जो किया वो अलग बात है, ये वोट नहीं दोगे तो पानी का लाइन काट देंगे, वोट नहीं दोगे तो बिजली का लाइन काट देंगे, वो अलग बात है। बताइए कितना छिछोरा आदमी है। अरे ये कोई पॉलिटिक्स है, ये कोई राजनीति है? वोट नहीं दोगे तो पानी का लाइन काट देंगे। तो क्या जाके ये सब कह के लोगों को डराया धमकाया, सो अलग। फिर जाके बोला कि यहाँ पे लोगों को सस्ती में बिजली मिल रहा है, घरों में इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, अगर हम लोग हार जाएंगे, अगर तृणमूल यहाँ पे हार जाएगा तो लोगों का सस्ता बिजली मिलना बंद हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस जीत गया, एक तोपशिया के बदौलत पूरा कौशला वो लोग जेब में भर लिए, जीत गया। उसके बाद क्या हुआ मुझसे बेहतर आपको बताया। 6 महीने नहीं गया, यहां पे मीटर के नाम से पता नहीं क्या के बिठा के गया। आपको पता है घर में क्या होता है, ये गरीब आदमी के घर में, ये तो फैयाज खान का ऑस्ट्रेलिया वाला बंगला नहीं है, तोपशिया में गरीब आदमी का छोटा सा घर है। यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे मुश्किल से 1-2 पंखा, 1 ट्यूबलाइट, शाम को थोड़ा बहुत 2-2.5 घंटा टीवी चलता होगा, मोबाइल में चार्ज देते होंगे लोग, सुबह उठ के काम को निकल जाते हैं लोग, जिनको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, कॉलेज स्कूल चले जाते हैं, कारोबार में निकल जाते हैं, शाम को घर लौटते हैं, मुश्किल से 2-2.5 घंटा बिजली का इस्तेमाल होता है, दिन भर बंद रहता है। महीने में 1200, 1400, 1500, 1600 रुपए का बिजली का बिल आता है। 50 रुपए के बिजली के नाम से पिछले बार वोट दिया था, 1500 रुपए का बिजली का बिल भेज रहा है। तोपशिया ने क्या नहीं दिया उन लोगों को, बदले में उन्होंने तोपशिया को क्या दिया? आके कह रहा है कि ये लोग अब्बास सिद्दीकी बीजेपी से मिला हुआ है, चौधरी घोष बीजेपी से मिला हुआ है, अगर उन लोगों को वोट दोगे, हमारा वोट घट गया तोपशिया में, तो फिर बीजेपी जीत जाएगा कौशला। अरे बेटा फैयाज, पता नहीं तब आप ऑस्ट्रेलिया में थे कि कहां पे थे, पर अब पता करो 2006 में तोपशिया में, कौशबा में, तब बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करता था ये, उससे पहले शत्रुघ्न एमएलए थे, उसके बाद रविंद्र एमएलए थे, तब ये बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी में आता था। बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी के दीवारों में बीजेपी का नाम कौन लिखा था? फैयाज खान के बाप जावेद खान साहब ने लिखे थे। आपको क्या कराया? 2006 में जब वो पहले बार के लिए यहाँ पे एमएलए चुने गए, उससे पहले 2000 में 2005 में जब वो काउंसिलर चुने गए,
कहां से उम्मीदवार बने थे वो? किनके उम्मीदवार थे वो? सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे? आपको पता है गलत। वो बीजेपी तृणमूल गठबंधन के उम्मीदवार बनके 2000 में चुने गए थे, 2005 में चुने गए थे, 2006 में चुने गए थे। सुनिए, मेरा घर है बगल में पिकनिक गार्डन के पास, मेरा घर है बगल में पिकनिक गार्डन के पास। 2006 में मैं आशुतोष कॉलेज में पढ़ता था, जब चुनाव के काम से इलाकों में आता था तब मैं देखता था, और मेरा घर भी बगल में है। क्या देखता था? जावेद खान साहब वो बीजेपी है कि टीएमसी में है, वो डिपेंड करता था पिकनिक गार्डन रोड के ऊपर। पिकनिक गार्डन रोड के इस तरफ को टीएमसी होते थे, उस तरफ जाकर बीजेपी हो जाते थे। पिकनिक गार्डन रोड के इस साइड पे जहां पे तुलसिया है, यहां पे जब दीवार का नाम लिखा जाता था तो वहां पे बीजेपी छोटा करके, या लिखते भी नहीं थे वो, शायद बड़ा बड़ा करके टीएमसी लिख के टीएमसी उम्मीदवार अहमद जावेद खान को वोट दीजिए, यहां पे लिखा जाता था। पिकनिक गार्डन रोड पार करके आप कस्बों में चला जाओ, वहां पे टीएमसी छोटा हो जाता था, बीजेपी इतना बड़ा हो जाता था। वहां पे इतना बड़ा बीजेपी लिख के लिखते थे, बीजेपी समर्थक तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जावेद खान साहब को वोट दीजिए। यहां पे आके कहते थे कि मैं मुसलमान का रहनुमा हूं, मुझे वोट दीजिए। ঢাকুরিয়া में जाकर मीटिंग करते थे कि हमारे বাড়িতে তো দুর্গা পুজো হয়। কি বলছেন দাদা? আমি আমার বাড়িতে দুর্গা পুজো হয়, দিদি আমার বাড়িতে খিচুড়ি খেতে আসে, আমি তো সব ধর্মকে ভালোবাসি, আমাকে ভোট দিন। अरे आप कैसे एमएलए हो, आप कैसे मंत्री हो? जाके भगवान के नाम से, दुर्गा पूजा के नाम से, ईद मुहर्रम के नाम से आपको वोट मांगना पड़ रहा है, तो आप कैसे मंत्री हो, कैसे एमएलए हो? लोग मंत्री क्यों चुनते हैं? लोग मुख्यमंत्री क्यों चुनते हैं? मुख्यमंत्री কাজ কি হয় একটা রাজ্যে বলুন তো আপনারা? সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে কালীঘাটে কালী মন্দিরে গিয়ে পুজো দেবো, তারপর দুপুরবেলা রেড রোডে গিয়ে নামাজ পড়বো, তারপর বিকেলবেলা গঙ্গার ঘাটে গিয়ে ছট পুজোর পলা ভাসাবো, একে বলে মুখ্যমন্ত্রী? এটা মুখ্যমন্ত্রীর কাজ? উনি হেভি সেকুলার গভর্নমেন্ট চালাচ্ছেন পশ্চিমবাংলায়। দিদি আমাদের সেকুলার গভর্নমেন্ট চালাচ্ছেন। দিদির সেকুলারিজম মানে কি? এই বাংলায় মসজিদের ইমাম সাহেব ভাতা পাবেন, এই বাংলায় মন্দিরের পুরোহিত মশাইও ভাতা পাবেন, কিন্তু এই বাংলায় ইমাম বা পুরোহিত কারুর বাড়ির ছেলে মেয়ে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পাবে না। এই হচ্ছে মমতা ব্যানার্জির বাংলা। এই চলবে বাংলায় দিনের পর দিন। 2011 में वो चुन के आई ममता बनर्जी, आके वो बोली, स्लोगन दी, लाल हटाओ बांग्ला बचाओ, लाल हटाओ बांग्ला बचाओ। अरे लाल तो हट गया दीदी, बांग्ला नहीं बचा, बांग्ला बचलो ना। আর বদলে কি হলো? মমতা ব্যানার্জির যে নেতাগুলো, শুভেন্দু অধিকারী, মুকুল রায়, বলেছিল বাংলায় লাল পতাকা উঠতে দেবে না। 10 বছর পরে আজকে বাংলার দিকে তাকিয়ে দেখুন, বাংলার বুকে লাল পতাকা মাথা উঁচু করে উঠছে। খালি দিদির যে ভাইগুলো বলেছিল বাংলায় লাল পতাকা উঠতে দেবে না, তারা এখন তৃণমূলের পতাকা দিয়ে মোদী আর অমিত শাহ জুতো পালিশ করার জন্য বিজেপিতে চলে গেছে। এই হচ্ছে বাংলায় তৃণমূল। ফৈয়াজ খান, জাভেদ খান এখানে এসে বলছেন আমাদেরকে ভোট দিন, না হলে বিজেপি চলে আসবে। ওদিকে মমতা ব্যানার্জি নন্দীগ্রামে গিয়ে বলছেন আমাকে যদি আপনারা ভোট দেন তাহলেও বিজেপি চলে আসবে, কারণ আমার দলের লোকগুলো বেঈমান। ভোট দেবেন, ওরা বিকেলবেলা বিজেপিতে চলে যাবে। মমতা ব্যানার্জির নিজের ক্ষমতা নেই নিজের দলের লোককে ধরে রাখতে, আর আপনারা জানেন এখানে এই যে সেলিন্দা বলে গেল, সেলিন্দা যেখান থেকে এমপি ছিল, जहां से एमपी थे वो रायगंज से, रायगंज में तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार है, वहां पे कन्हैया लाल। अब सोचिए कैसे कैसे लोगों को उम्मीदवार बना के बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए दीदी ने छोड़ दिया है। कन्हैया लाल वहां पे टीएमसी का उम्मीदवार, दीदी बोल के आई कि वो जीतेगा तो मंत्री बनाएंगे उसको। दीदी जाने के बाद वो क्या बोले, और चुप चुप के नहीं, किसी के कान में नहीं, मीडिया को जाकर क्या बोले, चलिए पहले जीत लेने दीजिए, उसके बाद अपनी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के बात करके तय करेंगे कि टीएमसी में रहेंगे या बीजेपी में जाएंगे। इस फौज को लेके, इन बुजदिलों के फौज को लेके, इन बिकाऊ फौज को लेके दीदी हमारे बीजेपी के खिलाफ वो लड़ेगी। आपको पता है यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि हम उनको वोट देने से बीजेपी नहीं आएगा, आपको हम कह रहे हैं। अरे बंगाल में सुनिए, बाकी बंगाल के लिए हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे, लेकिन कौशबा का हकीकत ये है, आप लोग रहते हो कौशबा में, कौशबा जितना मेरा है उतना आपका है, शायद मुझसे भी ज्यादा कौशबा आपका है। आपको पता है कौशबा का जो हालत है, कौशबा का जो स्थिति है, এখানে সূর্য পশ্চিম দিকে উঠতে পারে কিন্তু কসবায় বিজেপি জিতবে না। বিজেপিকে এখানে জিততে দেবো না আমরা, বিজেপি জিততে পারবে না কসবায়। কসবা এখানে হয় फैयाज खान बाबा जीतता है, नाले कस्बा एखाने हमरा जीतबो। আপনারা বলুন কাজ যেটা উচিত। 26 साल अगर उनको मिला है तो 5 साल मुझे मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बोलिए। जो तृणमूल कांग्रेस का भी कार्यकर्ता है घर में बैठ के हमारी बातें सुन रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं
अगर आप 26 साल किसी को दिए हो बदले में, वो आपको क्या दिया आपको पता है? तो बोलिए अगर किसी को 26 साल मिला है तो हम लोगों को 5 साल मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? इतना हक हमको है कि नहीं है? बोलिए। ওরা বলছেন বিজেপি জিতে যাবে যদি তৃণমূল কংগ্রেসকে না জেতানো হয়, বিজেপি গভর্নমেন্ট করে নেবে। আপনাদেরকে বলছি, আপনারা এখানে জানেন গোটা ভারতবর্ষে, আরে ভাই খবর খালি জাভেদ খান আর ফৈয়াজ খান রাখেন না, খবর আমরাও রাখি, আমরা ভাষা মুখ দিয়ে চলি না। গোটা ভারতবর্ষে বিজেপি যেখানে যেখানে গভর্নমেন্ট বানাচ্ছে, যে রাজ্যে বিজেপি কিভাবে গভর্নমেন্ট বানাচ্ছে, ভোটে জিতে গভর্নমেন্ট বানাচ্ছে। বিজেপি যত না ভোটে জিতে গভর্নমেন্ট বানায়, তার থেকে বেশি বিজেপি ভোটে হেরে গভর্নমেন্ট বানায়। আপনারা আমার থেকে ভালো জানেন কিভাবে বানায় বিজেপি গভর্নমেंट। मध्य प्रदेश किभाবে বানালো? हार गया चुनाव, हारने के बाद दूसरे दल से जो विधायक जीते उन लोगों को खरीद के वहां पे जाके सरकार बनाया। मणिपुर में कैसे बनाया सरकार, कर्नाटक में कैसे बनाया सरकार, पिछली बार बिहार में कैसे बनाया था सरकार। चुनाव में हारे थे, चुनाव में हारने के बाद दूसरे दल से जीता हुआ लोगों को अपने दल में शामिल करके सरकार बनाए थे। कैसे करता है शामिल? कोई जादू टोना करके, काला जादू करके तो शामिल नहीं करता, किसी को हिप्नोटाइज करके तो शामिल नहीं करता। कैसे करता है शामिल? आपको पता है कैसे शामिल करता है? दोपहर को चुनाव का रुझान आता है, शाम को अमित शाह पहुंच जाता है, एक हाथ में होता है पैसे की बोरी, दूसरे हाथ में होता है सीबीआई का फाइल, दोनों सामने रखता है, रख के बोलता है कि बोल बेटा कौन सा क्या चाहिए। हमारे पार्टी में आएगा तो ये ले पैसे की बोरी, हमारे पार्टी में नहीं आएगा ये ले सीबीआई का फाइल, चल जेल में घुस। इस तरीके से सरकार बनाता है। हम यहां पे आपको कह रहे हैं, यहां पे खड़े हो गए आपको कह रहे हैं, हमें पता है, हमें कोई शक नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे नेता है तृणमूल कांग्रेस में, चाहे वो मदन मित्र हो, चाहे वो सुदीप बनर्जी हो, चाहे वो बॉबी हकीम हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमेशा हमेशा से ममता बनर्जी के साथ रहे हैं, जिनको शायद ममता बनर्जी को वो लोग इज्जत करते हैं, वो लोग ममता बनर्जी से उन लोगों को लगाव है, प्यार है, मुझे कोई शक नहीं है इसमें। शायद वो लोग मन से बीजेपी को पसंद नहीं भी करता हो, मैं यहां तक मान सकता हूं, लेकिन आप बोलिए कल अगर मान लीजिए मदन मित्र वो जीते, मदन मित्र के खिलाफ क्या क्या सीबीआई का केस है आप लोगों को भी पता है, शारदा से लेकर नारदा से लेकर बंगाल में कहीं पे 5 पैसा का चोरी नहीं हुआ जहां से मदन मित्र के पास पैसा नहीं है, बंगाल में कहीं पे 5 पैसा का चोरी नहीं हुआ जहां से अभिषेक बनर्जी के पास पैसा नहीं है। तो आप बोलिए कल अगर मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, कल अगर मदन मित्र कहीं पे जीतता है, उसके बाद अमित शाह का फोन जाता है उनके पास कि पैसा चाहिए, मिनिस्ट्री चाहिए या फिर जेल में जाना है, बोले चाहे मदन मित्रों को ममता बनर्जी से कितना भी लगाव क्यों ना हो, वो क्या चुनेगा? उनके जगह अगर मैं होता, अगर आप होते तो आप क्या चुनते? क्या चुनते? कोई भी आम इंसान तो चुनेगा, वो भी वही चुनेंगे कि भैया रहने दो, पैसे दे दो, बाकी मिनिस्ट्री दे दो, मैं जा रहा हूं बीजेपी में। देखिए सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई, और ये सवाल बस मदन मित्रों का नहीं है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपके सामने, जो मदन मित्र के लिए सही है, वो अभिषेक बनर्जी के लिए सही है, वो जावेद खान साहब के लिए सही है, वो हर किसी के लिए सही है। कुछ दिन पहले आप देखे वीडियो, धर्मेंद्र सिंह का वीडियो, कौन है ये धर्मेंद्र सिंह? यहाँ पे कह रहे हैं आके कि हमें वोट नहीं देने से बीजेपी को सुविधा होगी। अरे तोपसिया के अब इतने साल से आपको वोट दे रहा है, उसके बाद बीजेपी को यह सुविधा क्यों मिला कि तोपसिया में नौजवानों को रोजगार नहीं है, तोपसिया में नौजवानों को काम नहीं है, और यहां से पैसे कमा के जाके ले जाके बीजेपी के बंदा धर्मेंद्र सिंह, राकेश सिंह का रिलेटेड वो करोड़पति बन रहा है। अगर मैं आपसे कहूं आपको बीजेपी से नफरत है, मुझे भी नफरत है, यहां पे जो तृणमूल कांग्रेस का कार्य करता है उनको भी बीजेपी से नफरत है, मुझे पता है। अगर मैं आपसे कहूं कि बीजेपी साउथ कलकत्ता में, दक्षिण कलकत्ता में बीजेपी का जितना भी पोस्टर लगता है, जितना भी झंडा उड़ता है, जितना भी यहाँ पे बैनर लगता है बीजेपी का, उसका एक बड़ा हिस्सा तोपसिया के लोगों के पैसे से होता है, खरीदा जाता है। आपको कैसा लगेगा? ये सुनने में चाहे कितना भी बुरा क्यों नहीं लगे, लेकिन यही हकीकत है, ये सच्चाई है। तोपसिया में नौजवानों को रोजगार नहीं है, काम नहीं है, तोपसिया में तालीम की बंदोबस्त नहीं है, तोपसिया में जिंदगी का जो जो सुविधा आवाम को मिलना चाहिए वो सुविधा नहीं है। लेकिन तोपसिया में बाहर से धर्मेंद्र सिंह जैसे लोगों को लाके किया है, धर्मेंद्र सिंह से विवेक करके, और कोई विवेक कौन है? इंटली का जो हमारे उम्मीदवार है वो भी बैठे थे यहाँ पे। आपको पता है इंटली यहां से 500 मीटर दूर इंटली शुरू होता है, यहां से वो इंटली में
आरएसएस का जो मुख्य कार्यकर्ता था उनका बेटा है विवेक सिंह आके तुर्किया में काम करके करोड़पति बन गया यहाँ से। और यहाँ से आरएसएस और यहाँ पे काम करके, यहाँ पे तालाब भर के, यहाँ पे बिल्डिंग खड़ा करके ये धर्मेंद्र सिंह, विवेक सिंह जैसे लोग करोड़पति बन के जा रहे हैं। आपसे आपका पैसा लेके, आपका जमीन बेच के यहाँ से जा रहे हैं करोड़पति बन के, और वो पैसा वहां से घूम के जा रहा है बीजेपी का दफ्तर, आरएसएस का दफ्तर। ये दिया आप तोपसिया के आवाम को इतने सालों से, ये मिल रहा था उन लोगों को यहाँ पे। तोपसिया ने आपको इतना कुछ दिया, बदले में आप ये दिए। फिर आपके बीजेपी के नाम से डरा रहे, जो बात मैं आपसे कह रहा था कुछ दिन पहले धर्मेंद्र सिंह का वीडियो आप देखे। धर्मेंद्र सिंह के ऑफिस में पैसे का गद्दा गिना जा रहा है। फिर क्या हुआ वहां पे, वो वीडियो सामने आया तो जावेद खान साहब बोल दिए, मैं देख रहा टीवी में, खान साहब बोल रहे टीवी में, नहीं ये वीडियो फेक है। मैंने सोचा अच्छी बात है, वीडियो फेक है। उसके बाद बोल रहे कि ये वीडियो सदरुप घोष ने बनाया है। मैंने बोला कि क्या बात है, मैं इतना लायक तो घर बैठ कर धर्मेंद्र सिंह का वीडियो बना लेता हूं। चलिए, उसके बाद बोले कि ये वीडियो 1 साल पुराना है। लोग अरे भाई वीडियो फेक है, सदरुप घोष ने ये वीडियो बनाया, तो आपको कैसे पता कि 1 साल पुराना है कि 6 महीने पुराना है? जो बात दिल की अंदर थी जबान पे आ गया गलती से। फिर वो बोले, सबसे अहम बात है धर्मेंद्र सिंह कौन है, ये धर्मेंद्र सिंह कौन है, कहां से पैसा मिला, वो आप लोग देख लो, छानबीन कर लो, पुलिस तहकीकात कर ले, सीआईडी तहकीकात कर ले, मुझे पता नहीं धर्मेंद्र सिंह कौन है। अरे आपको पता है कि जावेद खान साहब को पता है कि नहीं है कि धर्मेंद्र सिंह कौन है? बोलिए, आपको पता नहीं धर्मेंद्र सिंह कौन है? आप नहीं जानते वो कौन है, आप नहीं जानते वो किसके लिए भाड़ा काटते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको समझना है, जहां तक हमारा माइक का आवाज पहुंच रहा है और ये जो वीडियो वगैरह यहाँ पे हो रहा है, फेसबुक लाइव कर रहे हो, जो लोगों के पास ये पहुंचेगा, सबसे हम कह रहे हैं, चुनाव में जीतने का कोई उम्मीद नहीं बचा है। ये समझने के बाद हर साल की तरह वो लोग कोशिश कर रहे हैं, वो आपको 500 रुपए 200 रुपए थमा के भेजेगा चुनाव के दिन, जहां जाके बैठा 2 प्रॉक्सी मार किया, छप्पा वोट मार किया। यहाँ पे जितने लोगों के पास, जितने लोगों के कान में हमारा आवाज पहुंच रहा है, যারা যারা এখানে আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন তাদেরকে বলছি, জাভেদ খানের কথায় ভুলে ওইসব করতে যাবেন না, ফয়াজ খানের কথায় ভুলে সব করতে যাবেন না। ডুববেন যখন বাপ বেটা বাঁচাতে আসবে না। দেখলেন তো ধর্মেন্দ্র সিং কোটি কোটি টাকা কামিয়ে দিয়েছে, আজকে 10-15 বছর ধরে কোটি কোটি টাকা কামিয়ে দিয়েছে। ধর্মেন্দ্র সিং কেস ছিল, 5 মিনিট লাগলো না, ধর্মেন্দ্র সিং कौन है বলে দিলেন। ধর্মেন্দ্র সিং को नहीं जानते हम বলে দিলেন। ধর্মেন্দ্র সিংকে বলতে 5 মিনিট লাগলো না, আপনাকে বলতে 5 সেকেন্ড লাগবে না। ছাপ্পা দিতে যে ধরা পড়বেন, পুলিশ মারতে মারতে নিয়ে যাবে, 6 মাসের আগে জেল থেকে বেরোতে পারবেন না। জাভেদ খান, ফয়াজ খান বলে দেবে যে এ কে আছে, কে ছেলে, যে कौन है, কিছু দিন কারো ছাপ্পা মারতে কিছু জানি না, কেউ দায়িত্ব নেবে না। ভাই ধর্মেন্দ্র সিংয়ের দায়িত্ব নিল না, আপনি কোন চার, ভুলেও এসব করতে যাবেন না। বাবা মায়েরা যারা রয়েছে এখানে, जो बुजुर्ग है, जो हमारी बातें सुन रहे हैं, उनसे भी हमारा ये आग्रह है कि ছেলে মেয়েদেরকে বলুন যে বাবা অনেক কষ্ট করেছিস, আজকে 5 বছর 7 বছর 10 বছর ধরে অনেক চোখের জল মুছেছিস। একটা ইয়াং ছেলে, ইয়াং মেয়ে, তারা কাজ চায়, একটা ভালো জীবন চায়, পাঁচনিশে জীবন, পাঁচনিশেই কাজ। একদিন সহ্য করেছিস বাবা, 2 দিন সহ্য কর, 2রা মেয়ের পরে তোর একটা ব্যবস্থা হবে, তোর ব্যবস্থা করবে নতুন দল জিতে এসে এখানে। কিন্তু ভুলেও ওই 200 টাকার জন্য, 300 টাকার জন্য, 500 টাকার জন্য ছাপ্পা মারতে যাস না বাবা। ছাপ্পা মারতে গিয়ে অ্যারেস্ট হবি, বাড়ি ফিরবি না। একবেলা না খেয়ে থাকতে পারি তাও ভালো, কিন্তু আবার তোকে ছেড়ে থাকতে পারবো না। খবরদার করে ওদের ফাঁদে পা দিস না, ছাপ্পা টাপ্পা মারতে যাস না, বাড়ির বাচ্চাদেরকে বলে দেবেন। তার সঙ্গে এটাও বলবেন, আমি আবার বলছি, এটাও বলে দেবেন চিন্তা না করতে। ওই ফয়াজ খানের পাঠানো 200 টাকা 500 টাকা দিয়ে আপনার কদিন চলবে? আমরা চাকরির ব্যবস্থা করবো, সারা জীবন মাথা উঁচু করে থাকবেন, সারা জীবন মাথা উঁচু করে কাজ করবেন। আমার অনেক রাত হচ্ছে, আমি আমার কথাকে আর বাড়াবো না, अपने बात को और ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन आपके सामने 2-3 बात, जो 2-3 वादा, और हमारा वादा मतलब एक अमित शाह जैसा जुमला वाला वादा नहीं है। हमारा वादा मतलब ये हमारा लक्ष्य है, जो लक्ष्य आपको साथ में लेकर हम लोगों को पूरा करें। देखिए 26 साल यहाँ पर हम लोग नहीं जीते, तो अपने आप को साबित करने का एक आग्रह हमने भी है, हमारे दिल में भी एक जज्बा है कि अपने आप को साबित करें। तो 2-3 मोटा मोटा बातें मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। देखिए पहली बात यह है कि बिजली को लेकर यहाँ पे मैंने इससे पहले बोला कि आपके साथ
क्या गद्दारी है बिजली को लेके आपके साथ? सवाल बस जावेद खान साहब का नहीं है, पूरा का पूरा तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट ने आपके साथ क्या किया। और यहाँ पे फैयाज खान का कोलाबाजी वो तो है ही अलग से, यहाँ से सीएससी गोयनका आके करोड़ों कमा के लेके जा रहा है और वहां से बाप बेटे के पास यहाँ पे कटपनी आ रहा है। तो ये तानाशाही बंद होगा। ये बस तुर्सिया के लिए नहीं, पूरा बंगाल के लिए, कलकत्ता के लिए, बंगाल के लिए हमारा ये वादा है। हमारे चुनावी जो मंसूर है बाय मुआवजा, वहां पे भी लिखा गया, आप लोगों को पता है, आप लोग खड़े हो गए तो आपको पता है, ये मीडिया में, टीवी में, अखबार में हर जगह आ रहा है कि जीतने के बाद हम लोग पहले 200 यूनिट तक, गौर से सुनिएगा, पहले 200 यूनिट तक बिजली का जो बिल है उसमें हम लोग मुआवजा देंगे। और 200 यूनिट के बाद से बिजली का जो कीमत है अभी, जो कीमत आपको नहीं भरना पड़ रहा है, वो कीमत 1/3 होगा। आज का जो मौजूदा कीमत है, आने वाला कीमत उसका 1/3 होगा। तो उससे हिसाब यहाँ पे आ रहा है। मैं फैयाज खान की तरह झूठा नहीं हूं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि 50 रुपए का बिजली मिलने वाला है और 50 रुपए का बिजली का नाम करके आपके वोट लेके आपको 2000 रुपए का बिल भेजूंगा उस स्कूल में, उस पाठशाला में मैंने नहीं पढ़ाया। तो मैं ये मक्कारी आपसे नहीं करूंगा, मैं ये फरेबी आपसे नहीं करूंगा। मैं आपको ये सीधी बात बोल रहा हूं, आपको मैं सीधा बात बोल रहा हूं। अगर आपके पास आज बिजली का बिल आ रहा है, मान लीजिए 800 रुपए, मैं एक हिसाब दे रहा हूं आपको, मान लीजिए अगर आपके पास आज 800 रुपए का बिजली का बिल आ रहा है, तो नए टैरिफ रेट के हिसाब से आपका बिजली का बिल होगा 250 रुपए। यह मैं एक हिसाब दिया आपको, इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जिनके पास 800 आ रहा है उनके लिए मैंने ये बोला, जिनके पास 1000 आ रहा है उस हिसाब से, जिनके पास 1200 आ रहा है उस हिसाब से ऐसा होगा। दूसरा बात है, देखिए चुनाव यहाँ पे बोले कि स्वतंत्र अगर जीतेंगे तो यहाँ पे वो गर्ल्स कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। मैं आपसे ये बोल रहा हूं, चुनाव बहुत हद तक सही बोले, एक गलती रह गया वहां पे, गर्ल्स कॉलेज को उद्घाटन मैं नहीं करूंगा। देखिए जावेद खान साहब से वैसे मैं अगर उनके बारे में सोचता हूं, हमारे को खराब लगे होना चाहिए, बुरा भी लगता है मुझे उनके लिए। वो शायद भारतवर्ष का इकलौता ऐसा एमएलए है जो 15 साल तक एमएलए रहे, 10 साल तक मंत्री रहे, जिंदगी में कभी एक भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का उद्घाटन नहीं किया। मुझे बुरा लगता है उनके लिए। भारत में चाहे आप कोई भी राज्य देख लीजिए, कोई भी पार्टी आप देख लीजिए, शायद ही आपको ऐसा कोई एमएलए मिलेगा जो कि 15 साल एमएलए बनने के बावजूद एक भी इंस्टीट्यूशन का उद्घाटन नहीं किया। एजुकेशन जो जहां पर तालीम होता है, जहां पर पढ़ाई होता है, एक भी ऐसा प्रतिष्ठान का उद्घाटन नहीं किया। तो मेरा आपसे यह वादा है, आप लोग अगर दुआ रहा, आप लोग अगर समर्थन रहा, तो 2 मई के बाद, 2 मई शाम के बाद खान साहब यहाँ के एमएलए नहीं रहेंगे, वो यहाँ के एक्स एमएलए रहेंगे, बन जाएंगे। लेकिन फिर भी उनके लिए हमारे दिल में इज्जत है। देखिए वो कोई मेरा जाती दुश्मन नहीं है, चाहे वो मेरे खिलाफ कुछ भी जाती मतलब जो आक्रमण वो कर रहे हैं, चलिए वो उनका सोच है, तो हर किसी का सोच अपना अपना। पर मैंने आपको, आप लोगों को भी बताया, मैंने कभी उनके खिलाफ कोई भी जाती आरोप नहीं लगाया और मैं करूंगा भी नहीं आगे चल के। ये मेरा तालीम नहीं है, ये मेरा शिक्षा नहीं है। तो मैं आपसे जो कहना जा रहा हूं वो ये है कि जो गर्ल्स कॉलेज का जमीन है जहां पे आज इलीगल पार्किंग चल रहा है, उस जमीन में गर्ल्स कॉलेज बनेगा। वहां पे तोपसिया की हमारी माँ बहनें पढ़ने के लिए जाएंगे, हमारे बहन बेटियां तोपसिया की वहां पे पढ़ने के लिए जाएंगे। लेकिन उस गर्ल्स कॉलेज का उद्घाटन शौकत घोष नहीं करेगा, उस गर्ल्स कॉलेज का उद्घाटन जावेद खान साहब ही करेंगे। मैं खुद जाऊंगा उनके पास, आपके सामने खड़े होकर मैं कह रहा हूं कि मैं खुद जाऊंगा उनके पास, उनके सामने हाथ जोड़ के कहूंगा कि जनाब आप कितने साल तक एमएलए रहे, अपने এত বছর এমএলএ থাকলেন, ভারতবর্ষের সব এমএলএর বাড়িতে একটা করে কলেজ উদ্বোধনের ছবি আছে, আপনার বাড়িতে একটা এরকম ছবি নেই। আপনি আজকে এক্স এমএলএ, আপনি চলুন আমাদের সাথে জেগে থাকুন, এই নিন কাঁচি ধরুন, কলেজটাকে উদ্বোধন করুন, ভালো করে ছবি তুলে দিচ্ছি, এইসব ছবি তুলে ওদেরকে নিয়ে যাবো, ভালো করে ছবি তুলে দেবে, ছবিটাকে বাঁধিয়ে ওনার বাড়িতে দিয়ে আসবো, ওনার বাড়ির দেওয়ালে রাখুন, মাঝে মধ্যে ছবিটার দিকে তাকিয়ে ভাববেন যে এটাই আমার করার কথা ছিল, 5 বছর ধরে 15 বছর ধরে করিনি, পরে করার সুযোগ পাই, ছবিটা রইল बारीते। उनके हाथों से वो गर्ल्स कॉलेज का उद्घाटन करवाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे पॉलिटिक्स, देखिए एक समाज में हर कोई पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर नहीं होता, हर किसी को मौका नहीं मिलता कि वो विदेश जाके पढ़ के आए। और ऐसा भी नहीं है कि वो विदेश से, जो भी विदेश में पढ़ने के लिए जाता है वो डॉक्टर इंजीनियर बन के आता है। आपको तो पता ही है तोपसिया में, यहाँ से बंदा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के लोग डॉक्टर बन के आता है, इंजीनियर बन के आता है, ये बेटा जाके गुंडा बन के आ गया, ठीक है। हर कोई एक समाज में, एक देश में, एक राज्य में, एक इलाका में हर कोई पढ़ के प्रोफेसर, हर कोई पढ़ के डॉक्टर, हर कोई पढ़ के इंजीनियर नहीं बनेगा।
कम पढ़ाई का मौका मिला, बहुत दूर तक नहीं पढ़ पाया, ऐसे भी लोग होंगे। उनके लिए भी काम चाहिए, उनके लिए भी रोजगार चाहिए, उनके लिए भी एक सम्मान की जिंदगी चाहिए, उसका भी इंतजाम करना एक चुना हुआ एमएलए, एक चुना हुआ सरकार का जिम्मेदारी होता है। वो जिम्मेदारी हम निभाएंगे। यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया जाएगा, जहां पे बहुत दूर तक शायद डिग्री कोर्स में जो लोग पढ़ने का मौका नहीं मिला, जिन लोगों को शायद वो डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने, फलाना नहीं बने, उन लोगों को भी, ताकि वो जाके वहां पे जॉब सेंट्रिक एजुकेशन का तालीम ले। तालीम लेने के बाद वो चाहे मैकेनिक का काम, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का काम, चाहे मोबाइल रिपेयरिंग का काम, चाहे बाकी जो जो होता है पॉलिटेक्निक का जो ट्रेनिंग होता है, वो ट्रेनिंग लेने के बाद किसी की मेहरबानी से नहीं, अपनी हक से, जिल्लत के नहीं, इज्जत की जिंदगी जी सके, उसका इंतजाम हम लोग ये करेंगे, ये हम करेंगे। रास्ते का बारे में आपको बता दिया। ये जो रास्ता है यहाँ पे पीछे से जा रहा है बाईपास तक, इस रास्ते को बाईपास तक जोड़ना, कनेक्ट करना, ये हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये मुझे बुरा लगता है, मेरा जब समय मैं यहाँ पे, मेरे बगल में मेरा घर है, मैं बचपन से मैं पैदा यहाँ पे हुआ हूँ, साल से मैं यहाँ पे रहता हूँ। हर किसी को पता था, कलकत्ता में हर किसी को पता था कितना सारा अच्छा अच्छा फुटबॉल प्लेयर निकला है एक समय तबशिया से। यहाँ पे फुटबॉल फेडरेशन का जो मैदान है, यहाँ पे खेल के कितना अच्छा अच्छा फुटबॉल प्लेयर मोहम्मदन स्पोर्टिंग में खेले, कालीगंज फुटबॉल में खेले, ईस्ट बंगाल में खेले, मोहन बगान में खेले, कितने सारे अच्छे अच्छे प्लेयर निकले समय पे यहाँ से। आज देखिए, एक फुटबॉल फेडरेशन का जमीन उसको भी नहीं छोड़ा, वहां का उसका भी क्या हाल कर दिया। तोपशिया में अगर किसी को खेलना है, कोई नौजवान को खेलना है, करना है, उसके लिए भी एक जमीन 2 गज मिट्टी नहीं छोड़े। 2 गज मिट्टी फुटबॉल खेलने के लिए क्या छोड़ेंगे, वो तो कब्र के लिए 2 गज मिट्टी नहीं छोड़े, कब्रिस्तान की जमीन में बिल्डिंग बना के दिया। तो तोपशिया के नौजवानों के लिए एक खेल का मैदान है। तोपशिया के अंदर तो क्या छोटी जगह नहीं बचा शायद, लेकिन तोपशिया जहां पे खत्म होता है बाईपास के पास, यहाँ पे खेल का मैदान तोपशिया के नौजवानों के लिए, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा मंसूर में है, ये हम लोग करेंगे यहाँ पे। और हम कह रहे हैं, जो बात हम कह रहे हैं कि ये करेंगे, इनमें से कोई भी एक चीज ऐसा नहीं है जो कि हम बस सीपीएम के लोगों के लिए, कांग्रेस के लोगों के लिए, आईएसएफ के लोगों के लिए करेंगे। जो काम हम लोग करेंगे वो सबके लिए करेंगे। जो टीएमसी का भी समर्थक है, जो दूसरे कोई दल का भी समर्थक है, उनके लिए भी हम लोग काम करेंगे। तो आप लोगों से मैं अपने बात को खत्म करना चाहूंगा ये कह के कि आपकी समर्थन हमें चाहिए। बीजेपी को हम लोग जीतने नहीं देंगे, आप फिक्र मत कीजिए। आपको पता है यहाँ पे लाल झंडे के बारे में, लाल झंडा यहाँ से निकाला जा रहा है। जहाँ पे यहाँ बगल में आजाद मोहल्ले में, यहाँ वहां जहाँ पे लाल झंडा लगाया जा रहा है, वहां पे लाल झंडा को निकाला जा रहा है। माइक आज मीटिंग का माइक कुछ जगह पे काट दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि अरे बेटा फैयाज, क्या बेटा गुंडा भेज के लाल झंडा उतार लो। लाल झंडा तोपशिया के आजाद मोहल्ले के 3-4 लैंपों से लाल झंडा उतार के क्या तीर मार लोगे बेटा? पता है लाल झंडा किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में सिखाया तुमको लाल झंडा किसे कहते हैं? देश की तरफ देखिए, आज दिल्ली में जहां पे किसान बैठे हैं, कौन सा झंडा उड़ रहा है? तृणमूल कांग्रेस का झंडा नहीं, वहां पे लाल झंडा उड़ रहा है। जेएनयू में देखिए छात्रों की लड़ाई, आरएसएस का फिर छात्रों के खिलाफ छात्रों की लड़ाई, कौन सा झंडा उड़ रहा है? वहां पे लाल झंडा उड़ रहा है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देखिए, जहां पे रोहित वेमुला का शहादत हुआ, कौन सा झंडा उड़ रहा है वहां पे? अंबेडकर साहब का नीला झंडा, उसके साथ कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा उड़ रहा है। किसान लॉन्ग मार्च हुआ महाराष्ट्र में, सियासी ताकतों के खिलाफ किसानों ने इतना बड़ा जुलूस निकाले, लॉन्ग मार्च किया, कौन सा झंडा लेके? हाथ में लाल झंडा लेके इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। भारत में ऐसा कोई किसान नहीं है जो कि तृणमूल का झंडा लेके क्या चीची करके नारा लगाता है। यह है लाल झंडा। बेटा फैयाज, आजाद मोहल्ले से 2 लाल झंडा उतार के तो क्या उतार लोगे बेटा? लाल झंडा किसान की जुलूस से, किसान की लॉन्ग मार्च से, जेएनयू की छात्रों के आंदोलन से लाल झंडा उतारोगे, इतना औकात इस जन्म में क्या, अगले 14 जन्म में तुम्हारा नहीं होगा। क्या आप सब कह रहे हैं कि आपको पता है लाल झंडा क्या है? लाल झंडा हम लोगों ने चिट फंड के पैसे से नहीं खरीदा है। ये झंडा हम कभी बीजेपी के सामने बेचेंगे नहीं, बीजेपी के आगे कोई ये झंडा हम बेचेंगे नहीं। मैं आज आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूं, ये धर्मेंद्र सिंह का जो वीडियो आया, जावेद खान साहब के कहते राइट हैंड का ये वीडियो आया, बाकी जावेद खान साहब का कहां का क्या क्या काम है, क्या क्या गलत कारोबार है, कहां कितना पैसा शराब गाड़ा हुआ है जमीन के नीचे, आपको सब पता है, मुझसे पहले पता है। कल अगर सीबीआई सोचता है, ईडी सोचता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा, तो मैं कहता हूं कि वो उनको शायद बीजेपी से प्यार नहीं भी हो,
तो भी उनके पास कोई चारा नहीं रह जाएगा बीजेपी के सामने जाके सर झुकाने के अलावा। और सवाल बस जावेद खान साहब का नहीं है, टीएमसी का कोई भी नेता जिनके खिलाफ एक घोटाले के मामला चल रहा है, जिनके खिलाफ घोटाले के आरोप में आज मामला दर्ज है सीबीआई के खाते में, उनके पास कोई चारा नहीं है बीजेपी के सामने जाके सर झुकाने के अलावा। लेकिन आज आपके सामने मैं यहाँ पे खड़े होकर कह रहा हूं, मैं कोई रहनुमा नहीं हूं, मैं आपका दोस्त, आपका बेटा हूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं आपसे, आप लोगों की दुआ से जिंदगी में मैंने कभी किसी का एक पैसा चोरी नहीं किया। अमित शाह क्या, अमित शाह का बाप का ताकत नहीं है मुझे सीबीआई के नाम से कोई ब्लैकमेल करे। आपके सामने मोहम्मद सलीम इतने देर तक बोले, मोहम्मद सलीम के खिलाफ अब 5 दूसरे आरोप लगा सकते हैं, उनके ये बात मुझे पसंद नहीं आया, वो बात पसंद नहीं आया, उनका ये सिद्धांत पसंद नहीं आया, वो अलग बात है। लेकिन मोहम्मद सलीम इतने साल से सांसद है, राज्य के मंत्री रहे, आज हमारे पार्टी के अहम लीडर उसमें से एक है। मोहम्मद सलीम के खिलाफ कभी किसी का एक पैसे चोरी करने का आरोप कभी नहीं लगा। अमित शाह का बाप का यह ताकत है कि मोहम्मद सलीम को कल सीबीआई के नाम से ब्लैकमेल करे। तो सांप्रदायिकता के खिलाफ जो लड़ाई है ना, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই, এই লড়াই লড়তে গেলে পায়ের তলায় একটা মজবুত মাটি লাগে, পায়ের তলায় একটা মজবুত মাটির উপর দাঁড়িয়ে এই লড়াই লড়তে হয়। চুরি চিটিংবাজি করে দুর্নীতির পাকের উপর দাঁড়িয়ে এই লড়াই লড়া যায় না। মাথায় বিজেপির টোকা মারলে এরা পাকের ভিতর ডুবে যাবে, এমন কেস খেয়ে বসে আছে এরা, এরা কি আটকাবে বসে দেবে। আমি বলছি আমাদেরকে জেতান, কসবাই যদি জিতিয়েছেন, যদি একটা যে বাংলায় যে একটা সিটে আমাদেরকে জেতাবেন, জানবেন যে একটা সিটে সামনের 5 বছরের জন্য বিজেপি আউট হয়ে গেল, বিজেপি ওই সিটে ব্ল্যাকমেল করে এমএলএ কিনতে পারবে না। আর মমতা ব্যানার্জির অবস্থা দেখুন, উনি নাকি বিজেপির হাত থেকে বাংলাকে বাঁচাবেন। আরে বেচারিকে দেখলে আগে আমাদের রাগ হতো, এখন দেখলে মায়া হয় বেচারিকে দেখলে। মমতা ব্যানার্জির এখন এমন অবস্থা হয়ে গেছে, দেখবেন ভালো করে যখন মঞ্চে ভাষণ দেন, মঞ্চে ভাষণ দিতে মাঝে মধ্যে এরকম করে পেছন ফিরে দেখেন, পেছনের চেয়ারে সবাই বসে আছে নাকি এর মধ্যে কয়েকটা উঠে বিজেপিতে চলে গেছে। এই হচ্ছে দলটার অবস্থা। তারা বিজেপিকে আটকাবেন। আপনাদেরকে বলছি সময় খুব খারাপ হচ্ছে। দেখুন 34 बजे सरकार चलाई, 34 साल में हमारा सब कुछ सही था, ये हम नहीं बोलेंगे, लेकिन एक काम लोग किए थे 34 साल में कभी बीजेपी बंगाल में अपने दम पे एक काउंसिलर नहीं जितवा पाया था बंगाल में, ये काम हम लोग किए थे। आज बंगाल वो बंगाल नहीं रहा। हमें ये सुनने में, हमें ये कहने में कितना भी शायद क्यों ना बुरा लगे, लेकिन हकीकत ये है, सच्चाई ये है कि बंगाल आज वो बंगाल नहीं है। यहाँ पे आज पिछले 10 साल में बीजेपी अपना जमीन पक्का कर लिया है, मजबूत कर लिया बीजेपी अपना जमीन। कैसे मजबूत किया वगैरह अब बस भाईजान बोले, सलीमदा बोले, बाकी हमारे नेतागण बोले, मैं इस बात को दोबारा नहीं दोहराऊंगा, लेकिन ये बात है कि जमीन लोगों ने पक्का कर लिया है। अब उस जमीन से बीजेपी को उखाड़ना है। आपको पता है कि ये उखाड़ने का काम कौन कर सकता है। जिन लोगों के जीतने के बाद आज बंगाल में बीजेपी को ये जमीन मिला, वो लोग कर नहीं पाएंगे। आप केरला की तरफ देखिए, और है वहां पे बायोमास वहां पे है, हमारा गवर्नमेंट है, पिनराई विजयन का गवर्नमेंट है। देश भर में बीजेपी का फिरकी परिस्थिति का वो जो उनका जो रथ है वो चल रहा है। केरला का बॉर्डर नहीं पार कर रहा है बीजेपी का रथ, केरला में पैर नहीं रख पा रहा है बीजेपी, ये हम लोग करेंगे। वो लोग त्रिपुरा का एग्जाम्पल देता है कि त्रिपुरा में कैसे हम सीपीएम को हरा के बीजेपी आया। कहते हैं कि बोलছে सीपीएम যেখানে নাকি মমতা ব্যানার্জির জন্য বিজেপি এসছে, ত্রিপুরায় তো সিপিএম এর গভর্নমেন্ট ছিল, ত্রিপুরায় থেকে বিজেপি এলো। আর আপনাদেরকে বলছি, আপনারা ভালো করে জানেন ত্রিপুরায় কিভাবে বিজেপি এলো, কিভাবে এলো বিজেপি ত্রিপুরায়। ত্রিপুরায় ছিল, একদিকে ছিল লেফট ফ্রন্ট বায়োমাস, আর একদিকে ছিল কংগ্রেস, বিজেপি ছিল না। হঠাৎ কি হলো, দিদি এখানে জেতার পরে ঠিক করলেন যে না রে ভাই, মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেছি, এবার আমাকে প্রধানমন্ত্রী হতে হবে, তো আরো রাখতে চাই। মুকুল রায়কে পাঠালেন ত্রিপুরা, মুকুল রায় তখন দিদির লোক। মুকুল রায় গেল ত্রিপুরায়, গিয়ে কি করলো, কংগ্রেসের নেতা সুদীপ দেববর্মন গোটা কংগ্রেস দলকে তৃণমূল কংগ্রেস করলো, তারা গিয়ে তৃণমূলে জয়েন করলো। রাতারাতি একদিকে থাকলো সিপিএম, একদিকে হয়ে গেল তৃণমূল কংগ্রেস। তারপরে কি হলো, কংগ্রেসকে মুছে দিল। তারপরে কি হলো, 1 বছর পরে গোটা তৃণমূল কংগ্রেস সাইনবোর্ড পাল্টে বিজেপি হয়ে গেল। তৃণমূলের পার্টি অফিসের বাইরে থেকে তৃণমূল লেখা বোর্ড নেমে গেল, বিজেপি লেখা বোর্ড উঠে গেল, মমতা ব্যানার্জির ছবি নেমে গেল, মোদী আর অমিত শাহ ছবি উঠে গেল। ত্রিপুরা দখল করল। এইভাবে ওরা দখল করছে একটা পর একটা রাজ্য। আপনাদেরকে বলছি, বিজেপিকে আটকাতে হবে। যারা বিজেপির হয়ে ভোট লড়তে এসছে তাদেরকে হারাতে হবে। যারা বিজেপির হয়ে ভোটে জিতে, যারা তৃণমূলের হয়ে ভোটে জিতে কালকে বিজেপি হয়ে যাবে, তাদেরকেও আটকাতে হবে। নতুন সরকার তৈরি করতে হবে। কসবা তপসিয়াকে পাল্টাতে হবে। বাপ বেটার গোলামি অনেকদিন হয়েছে, এবার এখানে জনতার রাজ চলবে। জনতার রাজ চালানোর জন্য আমাকে ভোট দিতে হবে না, নিজেদেরকে ভোট দিন।
নিজের সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেদেরকে ভোট দিন। নিজের ডিগনিটি, নিজের সম্মান, নিজের ইজ্জতের জন্য ভোট দিন। আমি থাকবো, আপনাদেরকে বলছি। আমার ব্যাপারে বলছে যে সই নেওয়ার জন্য নাকি এখন জাভেদ খান উনি নাকি তফসিয়ায় থাকেন, সই নেওয়ার জন্য নাকি এখানে সই পেয়ে যাওয়া যায়। আমি শিখলে নাকি কোষভাইকে সই নিয়ে আসতে হবে। আরে প্রথম কথা হচ্ছে, আমি আপনাদেরকে বলছি যেখানে সুমনের সাথে কথা হয়েছে, তফসিয়ার ভেতরে আমরা অফিস বানাবো, এবং অফিস মানে সিপিএম এর অফিস না, সিপিএম এর যে অফিস আছে আছে, কিন্তু তফসিয়ার কোন সাধারণ মানুষকে সিপিএম এর অফিসে গিয়ে সই নিতে হবে কেন? যে জিতবে সে তো সবার এমএলএ, সেটা বলে সিপিএম এর এমএলএ নয়। মানুষের জন্য কাজ করার জন্য, সেই কাজগুলো খালি করার জন্য এখানে আমরা আলাদা অফিস বানাবো, এবং ওখানে থেকে কাজ হবে। তফসিয়ার মানুষ সেই অফিসে গিয়ে এখানে আমাদের যে কোহিনুর মার্কেট আর এদিকে আমাদের 42 বাস স্ট্যান্ডের এই যে আমাদের রবীন্দ্র মিনি বাস স্ট্যান্ড এখানটা যে গুলমার তার মাঝখানের জায়গাটায় মেন রাস্তার উপর তফসিয়ার রোডের উপর ওখানে আমাদের অফিস হবে। সেখানে আপনারা আসবেন। আর আমি এইটুকু আপনাদেরকে বলতে পারি, वो लोग कह रहे हैं कि आज खान साहब एमएलए है तो चुनाव यहाँ पे वो चुनाव जीत रहे हैं तो साइन लेने के लिए उनके पास तोपसिया के ऑफिस में जा रहे हैं। लोग तो जा रहे हैं आपके पास तोपसिया में ऑफिस, तोपसिया के ऑफिस में जाके लोगों को क्या मिल रहा है वो भी पता है। पानी के लाइन के लिए साइन लेने के लिए गया, कान के नीचे छापर पड़ा, ये हुआ है तोपसिया में, आपको पता है। इससे बाथरूम को लेके कोई तकलीफ हो रहा है, उसके लिए साइन लेने के लिए गया, माँ बाप की गाली देकर धक्का मार के निकाल दिया गया एमएलए के ऑफिस से। ये हुआ है तोपसिया में, काउंसिलर के ऑफिस से हाजी साहब को मारे, औरतों पे हाथ उठाया, बाप क्यों लेकर लोगों को मारा, ये हुआ तोपसिया में। ये बंद करना है तोपसिया में, ये राज को, इस जुल्म को बंद करना है तोपसिया में। তাই আমি বলছি, আপনাদের কাছে এই বলে বিদায় নিচ্ছি। আমাদের জন্য নয়, আমাদের পতাকার জন্য নয়, নিজের ছেলে মেয়েদের মুখ চেয়ে, নিজেদের সম্মান, নিজের ইজ্জত, নিজের ডিগনিটির জন্য ভোট দিন। আর আমাদের ভাইরা যারা আছে তফসিয়ায়, তৃণমূল করতে ইচ্ছে করলে তৃণমূল করবে, সিপিএম করতে ইচ্ছে করলে সিপিএম করবে, কংগ্রেস করতে ইচ্ছে করলে কংগ্রেস করবে, আইএসএফ করতে ইচ্ছে করলে আইএসএফ করবে। কিন্তু আমি তোমার মিছিলে গেলে তবে আমার বাড়িতে কারেন্ট থাকবে, না গেলে থাকবে না, এটা ছাড়ছামি কেন হবে? যে তৃণমূল করতে চাইলে নিজের ইচ্ছা তৃণমূল করবে, তৃণমূলের মিছিলে না গেলে বাড়ির জলের লাইন কেটে দেওয়া হবে, এই ব্ল্যাকমেলিং করার জন্য কেন তৃণমূল করতে যাবে? এই জিনিস বন্ধ করতে হবে তফসিয়ায়। তার জন্য আপনারা আমাদের পাশে থাকুন, আপনাদের আশীর্বাদে, আপনাদের ভালোবাসায়। बिलाल चुनादा बोल रहे थे, उनके बोलने के समय छूट गया। जैसे कि मैं इससे पहले आप लोगों को पता ही है, हमारे बोलने का ऐसा नहीं कि हम नहीं बोलेंगे तो आपको पता नहीं है। जैसे कब्रिस्तान की जमीन पे बिल्डिंग खड़ा कर दिया, मदरसा की जमीन मार्टिन पाड़ा वहां पे बिल्डिंग खड़ा कर दिया, वैसे बिलाल मस्जिद का पानी का लाइन काट दिया। क्यों? क्योंकि वहां के लोग इनके पैर में गिरने के लिए, पैर में सरेंडर करने के लिए राजी नहीं हुए, तो मस्जिद पर पानी काट दिया। आज तक कह रहा है कि मुझसे अगर गलती हुआ है तो हुआ है, मुझे माफ कर दीजिए, ममता बनर्जी के नाम से वोट दिए। अरे गलती का हमेशा माफी नहीं मिलता, एक गलती का, दो गलती का, तीन गलती का माफी मिलता है, लेकिन गलती करना अगर किसी का आदत बन जाए तो उस गलती के लिए माफी नहीं, सजा मिलता है। वो सजा आप दीजिए, सजा आप दीजिए। আমি আপনাদের কাছে এইটা বলে আমার কথা শেষ করছি। আমি বিদায় নিচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে। তফসিয়ার মানুষকে নিয়ে আগামী দিনে আমাদের কাজ করতে হবে। আপনারা যে দলের সমর্থক হন না কেন, সবার জন্য আমরা কাজ করবো। আমরা আমাদের বন্ধুত্বের হাত বাড়াচ্ছি, আমি আমার বন্ধুত্বের হাত বাড়াচ্ছি। এক ফৈয়াজ খানকে বাদ দিয়ে বাকি গোটা তৃণমূল কংগ্রেসের যারা লোক সমর্থক রয়েছেন তাদের দিকেও আমি আমার বন্ধুত্বের হাত বাড়াচ্ছি। হাত ধরুন, একসাথে কাজ করবো, একসঙ্গে লড়াই করবো। আগামী দিনে একসঙ্গে আমাদের পাড়া, আমাদের এলাকাকে ভালো করবো, উন্নয়ন করবো। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আপনাদের সবাইকে অনেক 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 ধন্যবাদ।